दोस्तों कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़्यादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 11। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है, और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हम आपके लिए जल्द ही एक गाना भी लेकर आ रहे हैं। आप हमें सुनकर बताना कि वो गाना आपको कैसा लगा। चलिए आज के एपिसोड को करते हैं शुरू। वक्त कभी कभी रेत की मुट्ठी की तरह फिसल जाता है, और कभी कभी एक पल किसी पहाड़ जितना भारी लगने लगता है। सिटी हॉस्पिटल के उस वीआईपी आईसीयू रूम में पिछले 48 घंटे काशवी के लिए किसी लंबे इंतजार जैसे थे। हॉस्पिटल की वो सर्द हवा, मशीनों की बीप बीप की डरावनी आवाज, दवाओं का वो तीखा महक, सब कुछ काशवी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इन दो दुनियाओं के बाहर रफ्तार से चल रही थी, और लेकिन काशी की दुनिया उस सफ़ेद बिस्तर पर बेसुध पड़े निखिल सिंघानिया के इर्द गिर्द रुक गई। निखिल के सीने पर अब बाएं कंधे पर सफ़ेद भारी पट्टियां थी। उसका वो चौड़ा मस्कुलर फौलादी शरीर, जो कुछ दिन पहले तक पूरे पटना शहर में खौफ का दूसरा नाम था, आज कई सारे ड्रिप और तारों से घिरा हुआ एक कमजोर इंसान लग रहा था। इन दोनों काशवी ने एक पल के लिए भी निखिल का साथ नहीं छोड़ा। वो दिन रात उसी कमरे में निखिल के बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी रहती। उसकी आंखें निखिल के सीने से उठने और गिरने को देखती रहती। काशवी के साथ अगर कोई उस कमरे में लगातार मौजूद था, तो वो थी निखिल की दादी। दादी और काशवी दोनों के बीच इन 2 दिनों में एक ऐसा बिना कहे और बिना शब्दों का गहरा रिश्ता बन गया, जो किसी माँ बेटी से कम नहीं था। दादी ने देखा कि कैसे ये मिडिल क्लास लड़की उनके पोते के लिए भूखी प्यासी बैठी है। मीरा सिंघानिया को दादी ने सख्त हिदायत दी और घर भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मीरा की कड़वी बातें काशवी का दिल दुखाएंगी। दादी ने काशवी के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा, तू कुछ खा ले मेरी बच्ची। ये दूसरे दिन की शाम की बात थी। काशवी ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें उठाकर दादी को देखा। काशवी ने निखिल के ठंडे पड़ चुके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, मुझे भूख नहीं है दादी जी। जब तक ये आंखें नहीं खोलते, तब तक मुझे मुझसे लड़ते नहीं हैं। मेरे गले में एक घूंट पानी भी नीचे नहीं जाएगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काशवी को माथे को चूम कर कहा, मेरा पोता बड़ा खुश नसीब है काशवी। उसने अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी, लेकिन जो सच्चा प्यार उसने तेरे दिल में जगाया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। वो उठेगा, अपनी इस शेरनी के लिए उसे मौत से भी लड़कर वापस आना पड़ेगा। रात ढलने लगी थी। दादी थकान की वजह से कमरे में रखे काउच पर लेट गई। उनकी आंख लग गई और वो पूरे कमरे में सिर्फ एक हल्की और पीली रोशनी जल रही थी। काशवी निखिल के हाथ को अपने गाल से लगाए हुए थी। उसके आंसू लगातार निखिल की उंगलियों को भिगो रहे थे। काशवी ने सिसक कर बहुत ही धीमी आवाज में उससे बात करना शुरू करके कहा, तुम बहुत झूठे हो निखिल सिंघानिया। तुमने कहा था कि तुम मेरी खामोशी तोड़ोगे। तुमने कहा कि तुम मेरे घर के बाहर तब तक खड़े रहोगे जब तक मैं मान नहीं जाती। तो अब यहाँ ऐसे क्यों लेटे हो? उठो, आकर मुझे फिर से धमकी दो। मुझे फिर से अपना वो घमंड दिखाओ। बस एक बार अपनी आंखें खोलो निखिल, प्लीज। काशवी रोते रोते निखिल के बिस्तर के किनारे अपना सिर टिका कर सो गई। तीसरी सुबह की किरणें हॉस्पिटल की खिड़की से चलकर आईसीयू के कमरे में आई, और धूप की एक हल्की लकीर निखिल के शांत चेहरे पर पड़ी। वो लगातार मॉनिटर की बीप बीप की आवाज चल ही रही थी। निखिल की बंद पलकों के नीचे पुतलियों की हल्की सी हलचल हो गई। उसकी उंगलियां, जिन्हें काशवी ने अभी भी अपने हाथों में कसकर पकड़ा था, उन उंगलियों ने एक बहुत ही हल्का, ना के बराबर सा दबाव महसूस किया। निखिल के दिमाग पर छाया कोमा का वो घना सा अंधेरा छंटने लगा। उसने शरीर में एक भयंकर सा दर्द एहसास हुआ। कंधे के जख्म को मानो जला रहा हो, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा उसे अपने दाहिने हाथ पर किसी गर्म सांसें और किसी के आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। निखिल ने बहुत ही जोर लगाकर अपनी भारी हो चुकी पलकों को धीरे से खोला। रोशनी उसकी आंखों में चुभी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें फिर से बंद की और फिर दोबारा खोली। निखिल का विजन थोड़ा धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ हुई, उसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे सुकून देने वाला और सबसे पवित्र नजारा दिखाई दिया। बिस्तर के बिल्कुल पास उसका हाथ थामे काशवी सो रही थी।
काशवी के बाल बिखरे थे और उसके चेहरे पर जो थकान थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। लेकिन निखिल के लिए वो दुनिया की सबसे हसीन परी लग रही थी। निखिल के सूखे हुए सफेद पड़ चुके होठों पर दर्द के बावजूद एक बहुत ही गहरी, चौड़ी और सच्ची मुस्कान आ गई। ये वो खौफनाक और शैतानी मुस्कान नहीं थी जो दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था। ये एक ऐसे इंसान की मुस्कान थी जिसे मौत के मुंह से वापस लौटकर अपनी इबादत, अपनी मोहब्बत मिल गई। निखिल ने अपने ही मन में सोचा, मैं मर भी जाता तो ये नज़ारा देखने के लिए वापस आ जाता। निखिल ने अपनी उस उंगली को जिसे काशवी पकड़े हुए थी हल्का सा हिलाया और काशवी की हथेली को सहलाया। उंगली की उस हलचल से काशवी की नींद टूट गई। वो झटके से उठ गई। जैसे ही काशवी ने अपनी आंखें मलकर सामने देखा, उसकी सांस गले में अटक गई। निखिल की आंखें खुली थी और वो उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कान थी। काशवी को लगा जैसे भगवान ने उसकी सबसे बड़ी मुराद सुन ली। काशवी के मुंह में बस एक ही शब्द निकला। उसने धीरे से कहा, निखिल। तभी निखिल ने कुछ बोलने की कोशिश करके कहा, हाँ, लेकिन गले में ट्यूब्स की वजह से खुश्की के कारण उसकी आवाज़ वहीं फट कर निकली। वहीं काशवी का सब्र, उसकी वो शेरनी वाली ताकत, सब कुछ एक पल के लिए पानी में बह गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार ये दर्द नहीं, बल्कि बेतहाशा खुशी के आंसू थे। काशवी ने आगे बढ़कर निखिल को बहुत ही नरमी से उसके जख्मों को बचाकर उसको गले लगा लिया। उसने अपना सिर निखिल के उस सुरक्षित सीने पर रखा। निखिल ने अपना दाहिना हाथ उठाया, बहुत ही प्यार से काशवी के बिखरे हुए बालों को सहलाने लगा। तभी काशवी ने सिसक कर निखिल की छाती पर हल्का सा मुक्का मारकर कहा, तुम तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे कितना डरा दिया था। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां अकेले जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आगे से निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या करती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दुष्यंत मुझे खरोंच भी लगा देता तो मैं ऊपर जाकर भगवान से लड़ पड़ता। निखिल की इन बातों ने काशवी के दिल के सारे बंधन तोड़ दिए। काशवी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें निखिल की आंखों में थी। उन आंखों में अब कोई शिकायत, कोई नफरत या कोई दूरी नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार था, जो आग में तप कर कुंदन बन चुका था। काशवी ने बहुत ही गहरी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, निखिल सिंघानिया, मैंने तुमसे बहुत नफरत की है। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई है। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस गोदाम में मेरे लिए खून बहाते देखा तो मेरे अंदर का वो सारा जहर आंसुओं में बह गया। ये कहते हुए काशवी ने निखिल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और आगे कहा, तुम एक दानव थे, लेकिन मेरे लिए तुमने अपनी जान दे दी। मैं तुमसे हार गई निखिल। आई लव यू निखिल। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुमने सच में मेरी खामोशी तोड़ दी। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते, कभी नहीं। काशवी की आंखों में एक आंसू छलक कर निखिल के गाल पर जा गिरा। निखिल के लिए शब्द किसी अमृत की तरह थे। शहर का वो डॉन, जो माफिया, आज इस लड़की के आई लव यू के आगे पूरी तरह पिघल चुका था। निखिल की आंखों में नमी आ गई थी। उसने काशवी के हाथ को चूम कर फुसफुसा कर कहा, अब मौत भी मुझे तुमसे दूर नहीं लेकर जा सकती काशवी। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तभी काउच पर सो रही दादी की नींद भी खुल गई। जब दादी ने निखिल को होश में देखा और काशवी को उससे प्यार का इजहार करते सुना तो दादी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ जोड़ लिए। दादी ने रोकर निखिल के पास आकर कहा, हे मेरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी आगे से निखिल ने मुस्कुराकर दादी को देखकर कहा, दादी। दादी ने निखिल का माथा चूमा और फिर काशवी के सिर पर हाथ रख कर कहा, मैंने कहा था ना काशवी, मेरा पोता तेरी मोहब्बत के लिए मौत से भी लड़कर आएगा। आज से तुम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पूरे आईसीयू में एक ऐसा रूमानी और जज्बाती माहौल था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन प्यार की कहानियों में हमेशा सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब आसमान में प्यार के रंगीन बादल छाते हैं तो जमीन पर हकीकत के कांटे नंगे पैरों को लहूलुहान करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं उधर सिटी हॉस्पिटल के दूसरे विंग में एक और प्राइवेट रूम था। ये रूम था सतिंदर जी का। सतिंदर जी अब पूरी तरह से होश में आ चुके थे, खतरे से बाहर थे। निहारिका जी, अवनी और नकुल उनके पास ही थे। काशी ने 2 दिन पहले अपनी माँ और बहन को यह सच बता दिया था कि उसका किडनैप निखिल ने नहीं, दुष्यंत ने किया था और निखिल ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर निहारिका और अवनी तो हैरान थे, लेकिन उनके दिल में निखिल के लिए जो खौफ और नफरत का पहाड़ था
वो पूरी तरह से गिरा नहीं था। सतेंद्र जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो बहुत ही गंभीर और सख्त लग रहे थे। निहारिका जी ने उन्हें ये सारी सच्चाई बता दी। उन्हें भी ये बता दिया कि निखिल कोमा में है। सतेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सतेंद्र जी ने अपनी सख्त आवाज में पूछा, काशवी कहाँ है? तभी निहारिका ने डर कर कहा, वो उसी के रूम के बाहर बैठी होगी। उनकी ये बात सुनकर सतेंद्र ने ऑर्डर देकर कहा, उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। उनका ये ऑर्डर सुनते ही नकुल तुरंत दौड़कर आया और कुछ ही मिनटों में काशवी को वहां लेकर आ गया। काशवी के चेहरे पर निखिल के होश में आने की जो खुशी थी वो अभी भी चमक रही थी। तभी काशवी ने दौड़कर अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, डैड, डैड आप ठीक हैं, मैं बहुत खुश हूँ डैड। निखिल को भी होश आ गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। काशवी की इस खुशी और निखिल की इस बेताबी को देखकर सतेंद्र का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। उन्होंने अपना हाथ काशवी के हाथों में धीरे से लेकिन पूरी सख्ती से छुड़ा लिया। काशवी चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, डैड, क्या हुआ डैड? सतेंद्र ने कमजोर लेकिन बहुत ही ऑथोरेटिव नजरों से अपनी बेटी को देखा। उसने बोलना शुरू करके कहा, काशवी, मुझे तेरी माँ ने सब बता दिया। मैं मानता हूं कि उस लड़के ने तेरी जान बचाई। उसने दुष्यंत दीक्षित के गुंडों से लड़कर बड़ा एहसान किया हम पर। मैं एक बाप होने के नाते उसके इस बलिदान का कर्जदार हूं। सतेंद्र ने एक पल का ठहराव लिया और आगे कहा, लेकिन एक जान बचाने का मतलब यह नहीं होता काशवी कि वो इंसान भगवान बन गया। तुम भूल रही हो कि दुष्यंत दीक्षित ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? क्योंकि तुम निखिल सिंघानिया के करीब थी। वंडरवर्ल्ड की लड़ाई थी। अगर निखिल सिंघानिया तुम्हारी जिंदगी में आया तो क्या माफिया तुम्हें किडनैप करता? सतेंद्र की आवाज भारी हो गई। वहीं काशवी की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, डैड वो। लेकिन सतेंद्र ने थोड़ा सा जोर देकर कहा, मेरी बात पूरी होने दो काशवी। यह कहकर उन्हें थोड़ी खांसी आ गई। निहारिका ने जल्दी से पानी पिलाया। तभी सतेंद्र ने आगे कहा, काशवी मैं जानता हूं कि तुम उस लड़के की तरफ खींच रही हो। वो अमीर है, ताकतवर है और उसने फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारी जान बचाई। लेकिन हकीकत की दुनिया फिल्मों से अलग होती है बेटा। तभी सतेंद्र जी ने बहुत ही कड़वा सच सामने रखकर कहा, तुम कैसे भूल सकती हो कि वो निखिल सिंघानिया है जिसने न्यू ईयर की रात नकुल को सड़क पर जानवरों की तरह मारा था। ये वही निखिल है जिसने हमारी नई गाड़ी को घर के बाहर आग लगाई। वो वही इंसान है जिसके डर में मुझे दो दो बाद हार्ट अटैक आ चुका है। आगे से काशवी ने निखिल का बचाव करने की कोशिश करके कहा, डैड, लेकिन वो इस वक्त। सतेंद्र जी ने कड़क आवाज में कहा, वो उस वक्त एक शैतान था और शैतान कभी संत नहीं बनते काशवी। सांस सांप अपनी कैंचुली बदल सकता है लेकिन अपना जहर नहीं। वो एक माफिया है और उसके हाथ खून से रंगे हैं। उसकी दुनिया में रोज गोलियां चलती हैं। मैं अपनी पढ़े लिखे डॉक्टर बनने वाली बेटे का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में कैसे दे दूं जिसके घर के बाहर ही मौत का पहरा रहता है? उनकी ये बात सुनकर निहारिका के रोते उसने काशवी से कहा, हाँ बेटा काशवी, तेरे डैड सही कह रहे हैं। हमने उसकी जान बचाने का एहसान मान लिया। हम हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन तू उससे दूर रहे। उस परिवार में हमारी कोई जगह नहीं। और वो घमंडी मीरा हमें इंसान ही नहीं समझती। तू वहां जाकर रोज खून के आंसू रोएगी। काशवी शांत खड़ी थी। उसने अपने पिता की हर बात, हर डर को समझ लिया। एक बाप अपनी बेटी को एक गुंडे के हाथ में कैसे सौंप सकता था? अवनी ने भी काशवी को समझा कर कहा, दीदी, प्लीज डैड की बात मान लो। हमने बहुत मुसीबत झेल ली। अब हम शांति से जीना चाहते हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया जब सब काशवी के इस जवाब का इंतजार कर रहे थे। और काशवी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई बचपना नहीं था। उसमें एक ऐसी औरत की समझदारी थी जो अपने परिवार से भी प्यार करती थी और अपने इस खौफनाक लेकिन सच्चे आशिक से भी। काशवी धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपने पिता के दोनों हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। काशवी ने बहुत ही शांत, रिस्पेक्टफुल लेकिन अटल आवाज में बोलना शुरू करके कहा, डैड, आप जो भी कह रहे हैं वो एक एक शब्द सच है। निखिल ने जो हमारे परिवार के सेहत की वो कोई नहीं भूल सकता। ये कहते हुए काशवी ने अपनी माँ और बहन को देखकर कहा, आपको निखिल की वो गुंडागर्दी, वो जहर, वो गंदी आदतें पसंद नहीं थी डैड। और उसका वो खौफनाक और माफिया वाला रूप पसंद नहीं था। उसकी बात सुनकर सतेंद्र ने हामी में सिर हिला दिया। तभी काशवी के चेहरे पर एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास आया। उसने आगे कहा,
तो फिर मेरी एक बात सुनिए डैड। निखिल सिंघानिया वो इंसान है जो पूरी दुनिया को अपने जूतों के नीचे रखता है, लेकिन मेरे प्यार ने उस इंसान को अपने ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी काशवी ने बहुत ही साफ शब्दों में निखिल के उस बदलाव का जिक्र करके कहा, वो मेरे लिए बदलने के लिए तैयार है डैड। उसने अपनी दादी की कसम खाई है। उसने अपने सारे इलीगल बिजनेस बंद करवा दिए हैं। उसने अपनी माफिया वाली दुनिया को आग लगा दी है। वो अब निखिल नहीं रहा जो नकुल को मारता था। वो निखिल बन चुका है जो बस 20 तलवारों के सामने निहत्था खड़ा हो गया। लेकिन सतेंद्र जी अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे। उन्होंने काशी को समझाने की कोशिश करके कहा, लड़कियों को हासिल करने के लिए लड़के ऐसे ही वादे करते हैं काशी। कुछ दिन बाद फिर से वही शैतान बन जाएगा वो। उनकी बात सुनकर काशी मुस्कुराई। ये मुस्कान उसके प्यार और उसके उस वादे की थी जो अब उसने पिता से किया था। तभी काशवी ने सतेंद्र जी की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा वादा किया जो पूरे परिवार को हैरान कर दिया। काशवी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा, मैं आपकी बेटी हूं डैड, और मैं कोई अंधी आशिक नहीं हूं जो अपने परिवार को दांव पर लगा दे। मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन मेरा स्वाभिमान उससे भी बड़ा है। ये कहते हुए काशवी ने सतेंद्र के हाथों को चूम कर आगे कहा, डैड, अगर निखिल सिंघानिया सच में पूरी तरह से बदल गया, अगर उसने अपनी वो सारी गंदी आदतें, वो खौफनाक दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी, और सबसे बड़ी बात, अगर उस इंसान ने एक अच्छा इंसान बनकर आप सबका, मेरे परिवार का और मेरा पूरी तरह से दिल जीत लिया, तो ही मैं उसे शादी करूंगी। ये कहते हुए काशवी ने एक पल का इंतजार किया और अगले ही पल बहुत ही सख्त लहजे में अपनी शर्त पूरी करके कहा, मुझे अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, अगर वो आपका दिल जीतने में नाकाम रहा, या अगर उसकी परछाई में भी मुझे पुराना दरिंदा नजर आया, तो मैं आपसे वादा करती हूँ डैड, मैं निखिल सिंघानिया के करीब जाना तो दूर, उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मैं आपके खिलाफ जाकर कभी उससे शादी नहीं करूंगी। काशवी का ये वादा इतना स्पष्ट और मजबूत और इतना गहरा था कि सतिंदर जी भी एक पल के लिए निशब्द रह गए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। उनकी बेटी किसी अमीर लड़के की दौलत के आगे अंधी नहीं हुई थी। उसने अपने परिवार की इज्जत और लड़के की इंसानियत को सबसे ऊपर रखा था। सतेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उन्हें निखिल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी काशवी पर पूरा भरोसा था। सतेंद्र जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, ठीक है काशवी, मैंने तुम्हारी शर्त सुन ली। मुझे तुम्हारी समझदारी पर यकीन है। मैं उस लड़के को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट की तरह। मुझे नहीं लगता कि वो शैतान कभी एक शरीफ इंसान बन पाएगा, लेकिन अगर उसने वाकई में खुद को साबित कर दिया, मेरा दिल जीत लिया, तो मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दूंगा। अगर वो फेल हुआ, तो तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओगी। उनकी ये बात सुनकर आगे से काशवी ने बिना झिझक के कहा, मुझे मंजूर है डैड। वहीं निहारिका जी और अवनी ने इस बात पर राहत की सांस ली कि कम से कम काशवी किसी अंधी जिद पर नहीं अड़ी। जायसवाल परिवार के उस कमरे में एक समझौता हो चुका था, लेकिन काशवी जानती थी कि यह समझौता निखिल सिंघानिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इसलिए काशवी ने मन ही मन सोचा, तुम्हें मेरी मोहब्बत तो मिल गई निखिल, लेकिन मेरे परिवार का दिल जीतने के लिए तुम्हें अब सिर्फ लड़ना ही नहीं होगा, तुम्हें झुकना सीखना होगा। तुम्हें हर उस जख्म की कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरे परिवार को दिया। क्या तुम कर पाओगे ये सब मेरे लिए? उनकी जिंदगी अब एक बहुत ही खूबसूरत चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आ चुकी थी। खूनी जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी दिल की जंग शुरू होने वाली थी। निखिल सिंघानिया, जिसे सिर्फ खौफ पैदा करना आता था, उसे अब एक मिडिल क्लास परिवार का सच्चा, संस्कारी और शरीफ दामाद बनने का इम्तिहान पास करना था। और ये काम दुष्यंत दीक्षित के 20 गुंडों को मारने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वही सतेंद्र जी के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द काशवी के कानों में मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे, मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वही जायसवाल सिंघानिया परिवार के बीच खींची हुई इस खूनी लकीर को मिटाने का पहला कदम था। काशवी के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जो पिछले कई दिनों से नदारद थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने पिता के हाथ को चूमा और बिना एक पल गंवाए वो कमरे के बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे यह खुशखबरी सबसे पहले उस इंसान को देनी थी जिसने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सिटी हॉस्पिटल का वो लंबा और शांत कॉरिडोर आज काशवी को बहुत छोटा लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी,
उसके कदमों की आवाज़ फर्श पर गूंज रही थी। उसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। वो भागते हुए वीआईपी आईसीयू के सामने पहुंची। उसने कांपते हाथों से कांच का वो भारी दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर की शांति और मशीनों की हल्की बीप बीप की आवाज के बीच निखिल सिंघानिया बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंख आधी खुली थी और वो छत की तरफ देख रहा था। काशवी के कदमों की आहट सुनते ही उसने अपनी भारी पलकें झपकाई। काशवी को हाँफते हुए पसीने से लथपथ लेकिन चेहरे पर एक आकाशीय मुस्कान लिए देखकर निखिल की सूखी हुई आंखें भी जैसे जान सी भर गई। काशवी दौड़कर निखिल के बिस्तर के पास गई, घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से निखिल के उस ठंडे और कमजोर हाथ को पकड़ लिया जिसमें ड्रिप लगी थी। काशवी ने हड़बड़ा कर कहा, निखिल, निखिल डैड मान गई। काशवी की आवाज खुशी से कांप रही थी। यह सुनते ही निखिल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव उभर आए। उसने बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में पूछा, क्या क्या कहा डैड ने? काशवी की आंखों में आंसू निखिल के हाथ पर टपक पड़े। उसने हंसकर रोकर कहा, डैड ने कहा है कि वो तुम्हें एक मौका देंगे, वो तुम्हें आजमाना चाहते हैं। लेकिन निखिल, काशवी की आवाज अब अचानक बहुत गंभीर हो गई। उसने निखिल की आंखों में गहराई से देखकर कहा, डैड ने शर्त रखी है कि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस डील नहीं, ये एक अग्नि परीक्षा है। तुम्हें उनके लिए खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। निखिल चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। तभी काशवी ने आगे कहा, तुम्हें वो अपना घमंड, वो निखिल सिंघानिया होने का गुरूर, अपनी दौलत की वो अकड़, सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। डैड को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके परिवार की इज्जत करे, जो मुझे प्यार करने के साथ साथ मेरे परिवार का सम्मान करे। तुम्हें झुकना होगा निखिल। तुम्हारे तुम्हें डैड का मेरे दिल, मेरे माँ का दिल जीतना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या ये खूंखार शेर कभी आम इंसान बन पाएगा मेरे लिए? निखिल ने अपनी आंखें बंद की। उसके सीने में दर्द था, लेकिन दिल में एक ऐसा सुकून था जिसे उसने अपनी 27 साल की जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी उंगलियों से काशवी के गाल पर गिरे हुए आंसुओं को पोंछकर कहा, काशवी, जिस दिन मैंने तुम्हें उस आग के सामने निडर खड़े देखा था, मेरा वो पुराना निखिल सिंघानिया उसी दिन जलकर खाक हो गया। तुमने कहा था ना मुझसे बदला लेना है। मैं बदलूंगा। मैं तुम्हारे डैड का गुरूर बनूंगा जिस पर उन्हें नाज होगा। मैं वादा करता हूँ काशवी, जब तक तुम्हारे परिवार के दिलों में अपने दिए हुए जख्म नहीं मिटा देता, जब तक सतेंद्र जी खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जंग होगी और इसे जीतने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दूंगा। निखिल के इन शब्दों में इतनी सच्चाई और इतना दर्द था, काशवी खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने अपना सिर निखिल के सीने पर रखा और रोने लगी। निखिल ने अपना सही सलामत दायां हाथ काशवी के सिर पर रख दिया। उस हॉस्पिटल के कमरे में आज पहली बार प्यार ने पूरी तरह से नफरत पर जीत हासिल कर ली थी। कुछ देर बाद काशवी ने खुद को संभाल कर कहा, तुम्हें अब जल्दी से ठीक होना होगा। मैं डैड के पास जा रही हूँ, उन्हें डिस्चार्ज मिल रहा है। तभी निखिल ने मुस्कुराकर हामी भरी। इसके बाद काशवी वापस अपने परिवार के पास लौटी। वहीं डॉक्टर माथुर भी आ चुके थे। उन्होंने सतेंद्र जी की आखिरी बार जांच की और मुस्कुरा कर कहा, सतेंद्र जी, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है। अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, कोई तनाव नहीं लेना, दवाइयाँ समय पर खानी, और हाँ, घर में अब वैसे भी शादी का माहौल है। खुशियां ही खुशियां हैं तो रिकवर और भी जल्दी होगा। निहारिका जी, अवनी, नकुल, काशवी के चेहरों पर सुकून की लहर दौड़ गई। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जायसवाल परिवार हॉस्पिटल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही ताजी हवा से उनका स्वागत हुआ। नकुल ने एक कैब बुक की और वो सब लोग बैठे और छोटे से प्यारे से आशियाने की तरफ निकल पड़े। जब कैब जायसवाल हाउस के सामने रुकी तो निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। पिछले कुछ दिन किसी भयानक बुरे सपने से की तरह थे। गुंडों का हमला, सतेंद्र का हार्ट अटैक, निखिल का खौफ, सब कुछ इस दरवाजे से शुरू हुआ था। लेकिन आज जब वो वापस लौट रहे थे तो उम्मीद की एक नई किरण उनके साथ थी। दरवाजे पर पहुंचते ही अवनी ने कहा, रुकिए डैड। निहारिका जल्दी से अंदर जाकर पूजा की थाली लेकर आ गई। निहारिका ने गूंधे गले से कहा, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। सतेंद्र ने अपने पत्नी के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर अंदर कदम रखा। सतेंद्र के घर लौटते ही जायसवाल परिवार में एक नई ऊर्जा भर गई, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा काम उनके सामने खड़ा था, अवनी और डॉक्टर ईशान राठौड़ की शादी।
अगले ही दिन से घर का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया। घर के आंगन में पीले गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजावट शुरू हो गई। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। पूरे घर ढोलक की थाप, औरतों की गीत और बच्चों के शोर शराबे से गूंजने लगा। काशवी के घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर ले ली। वो सुबह से लेकर रात तक एक मशीन की तरह काम कर रही थी। हलवाइयों से बात करना, टेंट वाले का डिजाइन समझाना, अवनी के ब्राइडल लहंगे की फिटिंग करवाना, मेहमानों की लिस्ट बनाना। काशवी एक पल के लिए चैन से नहीं बैठी। नकुल भी कॉलेज से छुट्टी लेकर अपनी बहन के साथ हर काम में हाथ बटा रहा था। अवनी के चेहरे पर दुल्हन वाला निखार झलकने लगा था और डॉक्टर ईशान के साथ फोन पर बातें करते हुए अक्सर शर्मा जाती थी। सतेंद्र जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर ये सब देखते और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते तो उनकी बेटी पर इतने अच्छे घर में इतने अच्छे इंसान के पास जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ जायसवाल परिवार खुशियों में डूबा था, वहीं किस्मत एक नई साजिश रच रही थी। किसी ने सच ही कहा है, जब रोशनी सबसे ज्यादा होती है तब परछाइयां भी गहरी बनती है। शादी के 5 दिन पहले राठौड़ परिवार जायसवाल हाउस में रस्में शगुन के कपड़े देने आया था। डॉक्टर राघवेंद्र राठौर और उनकी पत्नी शीतल जी के साथ ईशान भी थे, लेकिन उनके साथ एक शख्स और था, ईशान का चचेरा भाई विहान। उसका स्वभाव ईशान से बिल्कुल उल्टा था। वो बाहर से जितना आकर्षक और मीठा था, अंदर से उतना ही शातिर, घमंडी, किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाला इंसान। तभी किचन के दरवाजे का पर्दा हटा। काशवी हाथ में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई। उसने एक साधारण सा पीला सूट पहना था। काशवी के बालों में एक क्लच बंधा था। माथे पर काम की थकान के कारण पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थी, लेकिन उस सादगी में भी एक ऐसी बेदाग खूबसूरती थी जो किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। काशवी के चेहरे पर मेहमानों के लिए एक बहुत ही प्यारी और सम्मानजनक मुस्कान थी। जैसे ही विहान की नजर काशवी पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल वहीं छूट गया। काशवी को देखकर उसका दबा हुआ प्यार फिर से जगने लगा। विहान को उस काशवी की पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन निखिल सिंघानिया के डर की वजह से वो चुप था। तभी काशवी ने शिष्टाचार से विहान से कहा, हेलो। लेकिन विहान के गले में आवाज ही नहीं निकली। उसने बस सम्मोहित इंसान की तरह सिर हिला दिया। काशवी वापस किचन में चली गई, लेकिन विहान का दिमाग उसी के साथ ही चला गया। कुछ ही सेकंडों में विहान के अंदर वो पहली नजर का प्यार भयानक और जहरीले पागलपन का रूप ले चुका था। उसे लगा कि जैसे काशवी कोई बेशकीमती ट्रॉफी है और उसे हर हाल में हासिल करना है। उस इंसान के बाद से विहान बदल गया, और जो विहान शादी के कामों से दूर भागता था, वह अचानक अपने भाई ईशान की शादी में सबसे ज्यादा एक्टिव बन गया। उसने बहाने ढूंढने शुरू किए, कभी टेंट वाले को पेमेंट देने के बहाने, तो कभी कार्ड्स के डिजाइन चेक कराने, वो बहाने मिठाई वालों का ऑर्डर देने के बहाने जायसवाल परिवार पहुंचने लगा। उसका एक ही मकसद था, काशवी की एक झलक देखना। जब काशवी काम में व्यस्त होती तो विहान दूर खड़ा होकर उसे शिकारी की तरह घूरता। काशवी को अब विहान के इस गंदे इरादे की कोई भनक नहीं थी, क्योंकि वो विहान को अपने होने वाले जीजा का भाई मानकर पूरा सम्मान देती थी। विहान भी काशवी के सामने बहुत ही शरीफ और मददगार इंसान बनने का नाटक कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, काशवी जी, आप थक गई होंगी, लाइए मैं डब्बे रख देता हूँ। विहान अक्सर ऐसे ही पास आने की कोशिश करता। आगे से काशवी ने भी मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, अरे नहीं विहान जी, आप मेहमान हैं, आप बैठिए। लेकिन विहान काशवी की उस मुस्कान को हाँ समझने की भूल कर रहा था। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया था कि उसने अपने फोन में छुपकर काशवी की कई तस्वीरें खींच ली, जिन्हें वो रात में अपने सपनों में बैठकर ओपन करता। विहान ने अपने फोन की स्क्रीन पर हाथ फेर कर बड़बड़ा कर कहा, तुम सिर्फ मेरी हो काशवी, इस मिडिल क्लास गंदगी से निकलकर मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। जहां एक तरफ विहान अपनी नापाक साजिशों का जाल बुन रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक सच्चा आशिक प्यार की ताकत से मौत को मात दे रहा था। निखिल की रिकवरी ने डॉक्टरों को भी हैरत में डाल दिया। जो घाव भरने में महीनों लगते, वो हफ्तों में भर रहे थे। शादी के घर में हजारों कामों की जिम्मेदारी होने के बावजूद काशवी ने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वो निखिल से मिलने हॉस्पिटल ना गई हो। चाहे उसे दिन में जाना पड़े या रात में सारे मेहमानों के सो जाने के बाद, हर दिन वो कम से कम 1 घंटा निखिल के पास जरूर जाती। ये 1 घंटा उन दोनों के लिए दिन का सबसे खूबसूरत समय होता। आज
शादी के सिर्फ 4 दिन बचे थे। काशवी दोपहर के समय में घर वालों से मार्केट जाने का बहाना बनाकर हॉस्पिटल पहुंची। उसने धीरे से निखिल के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई। निखिल बिस्तर से उठकर खड़ा था। नर्स के सहारे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर पर अभी दर्द था, चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक जबरदस्त आग थी। काशवी ने बैग की तरफ रखते हुए हड़बड़ा कर कहा, निखिल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी निखिल ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो दोनों अकेले हो गए, तभी निखिल ने बहुत ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं इस बिस्तर पर पड़ा रहा तो अवनी दीदी की शादी में तुम्हारे डैड के सामने जाकर खड़ा कैसे होऊंगा। उसकी ये बात सुनकर काशवी की आंखें भर आई और दौड़कर निखिल के पास गए और उसे सहारा देकर वापस बिस्तर पर बैठाया। काशवी ने उसे प्यार से डांट कर कहा, तुम पागल हो, डैड ने तुम्हें शादी में आने के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तुम पूरे ठीक हो जाओगे तब वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। लेकिन आगे से निखिल ने काशवी के हाथ थाम लिए। उसकी उंगलियों से खेलकर उसने कहा, मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता काशवी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे परिवार के हर सुख दुख में खड़ा रहूं। बताओ, घर पर सब कैसा चल रहा है? शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? काशवी ने उसके पास कुर्सी पर बैठकर एक छोटी बच्चे की तरह चहक कर उसे घर की सारी बातें बताना शुरू कर दिया। उसने धीरे से कहा, हलवाई आज आ गए हैं, पूरे घर मिठाइयों से महक रहा है। नकुल ने पूरे घर में अच्छी लाइट लगाई, हमारा घर महल लग रहा है। और पता है, अवनी दी का लहंगा कल आएगा और वो बड़ी सुंदर लग रही थी। निखिल बस खामोशी से काशवी के चेहरे को देखता रहा। काशवी के चेहरे पर बोलते समय जो भाव आते थे, उसकी आंखों में जो चमक उठती थी, निखिल उन पलों को अपने अंदर बसा लेना चाहता था। उसे अब अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी उस डार्क वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं था। उसने पूरी दुनिया अब इस लड़की की मुस्कान में सिमट कर छोड़ दी। निखिल ने अचानक पूछा, तुम्हारे लिए क्या खरीदा? उसकी बात सुनकर काशवी रुक गई। अपने सादे कपड़ों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, वैसे भी मुझे काम करना है, भारी कपड़ों में काम कैसे होगा। उसके बाद सुनकर निखिल को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसने मन ही मन कुछ तय किया। तभी काशवी ने आगे कहा, तुम्हें पता है ईशान जीजू का कजन विहान, वो बहुत काम कर रहा है। और उसने टेंट वालों से लेकर कैटरिंग तक की बहुत मदद की। सच में राठौड़ परिवार बहुत अच्छा है। काशवी ने बात बहुत ही मासूमियत से कही, लेकिन विहान का नाम सुनते ही निखिल की भ्रुकुटी अचानक तन गई। निखिल सिंघानिया जो दुनिया के सबसे बड़े शिकारियों में से रहा, उसे लोगों की नीयत पहचानने में एक सेकंड लगता था। काशवी भले ही दुनिया की चालाकियों से अनजान थी, लेकिन निखिल का माथा ठनक चुका था। एक रईस ज्यादा जो लड़कों वालों की तरफ से है, और वो अचानक एक मिडिल क्लास लड़की के घर में कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। निखिल ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करके पूछा, कैसा दिखता है विहान? आगे से काशवी ने जवाब देकर कहा, अच्छा दिखता है, काफी पढ़ा लिखा और सोफिस्टिकेटेड है। पर छोड़ो ना, हमें क्या, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे अब जाना होगा, हल्दी की रस्म की तैयारी करनी है। तभी काशवी उठी। उसने निखिल के माथे पर एक बहुत ही हल्का लेकिन प्यार भरा किस करके कहा, अपना ख्याल रखना, मैं कल आऊंगी। काशवी के जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन निखिल के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। उसका इंस्टिंक्ट उसे बता रहा था कि कुछ तो गलत है। निखिल ने तुरंत अपना फोन उठाकर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी राजीव को कॉल लगाया। निखिल की आवाज में वही पुराना खौफनाक अथॉरिटी वाला अंदाज लौट आया। उसने राजीव से कहा, राजीव मुझे आधे घंटे के अंदर इस विहान राठौड़ की पूरी कुंडली चाहिए। वो क्या करता है और उसकी आदतें क्या हैं, उसका करेक्टर कैसा है, ए टू जेड सब कुछ। मुझे इसके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। आगे से राजीव ने जवाब देकर कहा, जी बॉस। उसकी हामी सुनकर निखिल ने फोन काट दिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसने अपने आप से कहा, मैंने काशवी के परिवार का दिल जीतने के लिए अपनी तलवार भले ही म्यान में रख दी, लेकिन अगर किसी ने मेरी काशवी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत की तो मैं उस म्यान को खून से भर दूंगा। उनकी जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। एक तरफ जायसवाल हाउस में खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, जहां विहान नाम का एक भेड़िया भेड़ की खाल में घुस चुका था, और विहान के दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा और खूंखार शेर, जो प्यार में बदल चुका था, अपनी रानी की हिफाजत के लिए एक बार फिर से अपनी ताकत बटोर रहा था। अब कौन होगा इस खूनी लड़ाई में सफल, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें।